मुंबई एक ऐसा शहर जहां सपने भी बिकते थे और जिंदगी भी। 90 का वो दौर जहां कानून नहीं अंडरवर्ल्ड का राज था। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की कहानी शुरू होती है 1950 के दशक में, जहां मुंबई पर तीन बड़े नाम राज करते थे। हाजी मस्तान मुंबई में पोर्ट में कुली से शुरू करने के बाद स्मगलिंग और इलीगल इंपोर्ट में अपना पैर रखा। करीम लाला पठान गैंग का लीडर, उसका दबदबा इतना था कि बड़े बड़े गैंगस्टर भी उसके नाम से कांपते थे। वर्दा राजन उर्फ वर्दा भाई, साउथ मुंबई का किंग, जिसके लिए कानून सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। इन तीनों ने मुंबई को काफी सालों तक राज किया, लेकिन तभी एंट्री हुई एक ऐसे इंसान की जिसने इन तीनों का रातों रात पत्ता साफ कर दिया। रत्नागिरी का एक लड़का, मुंबई के तंग गलियों में बड़ा हुआ, नाम दाऊद इब्राहिम। फिर सिर्फ 19 साल की उम्र में एक ऐसा काम किया जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। उसने हाजी मस्तान के आदमियों को बीच सड़क पर लूट लिया और सबको लगा या तो ये लड़का मरेगा या फिर राज करेगा। यहाँ से दाऊद का नाम पूरे मुंबई में गूंजने लगा और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था करीम लाला की पठान गैंग। फिर आता है वो दिन जब दाऊद की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। 12 फरवरी 1981 उसके भाई सवर कसकर को बीच शहर में पेट्रोल पंप पर गोली मार दी जाती है और इस दिन दाऊद सिर्फ गैंगस्टर नहीं, हैवान बन गया। उसने कसम खाई, हर एक को खत्म करूंगा, और फिर एक एक करके अमीर जादा और सहमत खान सब खत्म हो गए। एक गैंग वॉर करीम लाला की कमर तोड़ देता है और मुंबई को मिलता है एक और गैंगस्टर। अब दाऊद सिर्फ गैंगस्टर नहीं, वो खुद को बिजनेसमैन बताता था। इसने अपने क्राइम को एक कंपनी बना दिया, द डी कंपनी। हर काम का अलग डिपार्टमेंट, गोल्ड स्मगलिंग, वसूली और बॉलीवुड से भी फंडिंग लेता था। और जब 1986 में पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो दाऊद दुबई भाग गया, लेकिन मुंबई पर कंट्रोल अब भी उसी का था। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराई गई, जिसका असर पूरे देश में हुआ। लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा सुलग उठी। शहर दो हिस्सों में बढ़ गया, हिंदू और मुस्लिम। दंगे शुरू हो गए। मुंबई में दंगे दो अलग अलग वक्त पे हुए। पहला फेज था दिसंबर 1992, मस्जिद गिरने के तुरंत बाद गुस्सा फूटा, गलियों में पत्थरबाजी और लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। दूसरा फेज जनवरी 1993, ये ज्यादा भयानक था और इस दौरान दंगे ऑर्गेनाइज हो गए थे। राधा भाई चौल जैसे हादसों ने आग में घी का काम किया। कई दिनों तक मुंबई में कर्फ्यू रहा और 900 से ज्यादा लोग मारे गए। मुस्लिम लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो छोटे मोटे मुस्लिम गैंगस्टर और लोगों ने दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम को उकसाना शुरू किया। दाऊद को लगा अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो अंडरवर्ल्ड में उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। 12 मार्च 1993 दाऊद इब्राहिम आईएसआई के साथ मिलकर मुंबई में आरडीएक्स लगाता है और फिर एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। पूरा शहर हिल जाता है। ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये मैसेज था, डी कंपनी अब भी जिंदा है। अगर तुम ऐसे रियल कहानियों को समझना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो। एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, ये प्रूफ है कि मेरी मेहनत तुम तक पहुंच रही है। 1993 के धमाकों के बाद मुंबई पुलिस को एक बात समझ में आ गई थी कि उनका कानून कमजोर पड़ रहा है। गैंगस्टर जेल के अंदर से ही अपना एम्पायर चला रहे थे। विटनेस कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया जाता था। सिस्टम टूट चुका था और तब पुलिस ने लिया एक ऐसा डिसीजन जिसने गैंगस्टर्स और माफियाओं की रातों की नींद उड़ा दी। क्राइम ब्रांच के अंदर एक स्पेशल टीम बनाई गई, एक ऐसी टीम जिसे मिल चुकी थी पूरी फ्रीडम। अगर गैंगस्टर दिखे तो पहले गोली मारो, फिर बाद में सवाल पूछो। ये सिर्फ पुलिस नहीं थी, ये एक हंटिंग स्क्वाड बन चुकी थी। और इसी स्क्वाड में निकले तीन बड़े नाम, प्रदीप शर्मा, विजय सलाहकार और दया नायक। ये लोग पुलिस नहीं थे, ये थे सिस्टम का जवाब। धीरे धीरे मुंबई की सड़कों पर एक नया सिलसिला शुरू हो गया, एनकाउंटर्स का। एक के बाद एक गैंगस्टर गिरने लगे और फिर ये सिर्फ ड्यूटी नहीं रही, एक रेस बन गई। कौन ज्यादा एनकाउंटर करेगा और कौन सबसे बड़ा नाम बनेगा। उन दिनों पुलिस ऑफिसर भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं थे। उनकी कहानियाँ अखबारों और हेडलाइंस में बनी रहती थी। अंडरवर्ल्ड खत्म हो गया, लेकिन कहानियाँ अभी भी जिंदा है। अगर तुम्हें ऐसे रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।